बजती रहनी चाहिए। बहुत ही खुशी का समा, चारों तरफ जहां भी निगाहें जा रही हैं, उत्सव का सा माहौल आपको हम सबको देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए और महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती जो कि राज्य स्तर पर यहाँ आयोजित की जा रही है, उसमें हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए पधारे हैं। हम एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर उनके स्वागत करें, अभिनंदन करें। महोदय को हम सब की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से ही नहीं बल्कि यहाँ की तमाम उपस्थिति की तरफ से सम्मान सूचक पगड़ी भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें और आप सब जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें। आपकी गरिमा में उपस्थिति ये साबित करे। भैया बैठ जाओ, ऐसा क्यों हो गया यार। और इनके पश्चात आग्रह करूंगा श्री रतन सरपंच जी आर्यनगर, श्री सुरेंद्र वाइस चेयरमैन जी और श्री RS वर्मा जी, कृपया आप शॉल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें और आपके लिए बराबर तालियां बजाने के अवसर यूं ही आते रहेंगे। आप कार्यक्रम से जुड़िएगा और तालियां बजाते रहिएगा, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिएगा। श्री सुरेंद्र आर्य जी सरसा से है, श्री लक्ष्मी जी सरसा से और श्री नानरमल जी गुरी, आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की तरफ से आज की सुमधुर यादों के सबब एक समृद्धि चिन्ह देना कष्ट करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तमाम उपस्थिति की तरफ से आग्रह है, कृपया इस समाज की तरफ से इस भेंट को आप सहर्ष स्वीकार करें। गुरु दक्ष की प्रतिमा श्री चंद्राराम गुरी जी, श्री हनुमान वर्मा जी और श्री ऋषि कुरुक्षेत्र जी। भाई थोड़ा पिक्चर क्या बात है, बहुत खूब, आपका उत्साह देखते बनता है। और अब जिन्होंने आप आज के इस कार्यक्रम को संजोया है, संवारा है, उनका स्वागत। और कहाँ है दादा, कहाँ है, देव के बोल दूंगा। और आप सबकी तरफ से ये शक्ति का प्रतीक, ये गदा जो कि हमेशा धर्म के जय के लिए, सत्य की विजय के लिए उठती है, वो गदा उन सशक्त हाथों में आप सबकी तरफ से सुपुर्द की जा रही। श्री चंद्रपुरी जी, श्री हनुमान वर्मा जी, श्री ऋषि कुरुक्षेत्र जी, सभी साथी मिलकर हम सब की तरफ से ये शक्ति का प्रतीक गदा, माननीय समाज की तरफ से ये आदरणीय रणबीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर महोदय श्री कृष्ण प्रधान जी, श्री रतन सरपंच जी आर्यनगर से, श्री सुरेंद्र वाइस चेयरमैन, श्री RS वर्मा जी, श्री सुरेंद्र आर्य जी, श्री लक्ष्मी सरसा जी, श्री नागरमल पुरी जी, श्री चंद्राराम सूरी जी, श्री हनुमान वर्मा जी, श्री ऋषि कुरुक्षेत्र और आप सबकी तरफ से शक्ति का, शौष्ठव का और संस्कार का ये प्रतीक गदा। व्यक्तिगत भूल की वजह से नाम नहीं ले पाया हूं, उन सब के नाम इस बड़ी माला में आप सबकी तरफ से, हम सब की तरफ से ये पुष्प गुच्छ नहीं, ये पूरे फूलों का हार, ये हम सब की तरफ से है। हम सबके ये स्वागत और सम्मान के भाव हैं। सर जाओ ना जी, बड़ी माला में ये माला न केवल ये महानुभाव पहरा रहे हैं, ये आप सबकी तरफ से है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइएगा। इस एक सूत्र में जिस प्रकार से इन हजारों हजार फूलों को पिरोया गया है, वो ये संकेत और संकल्प और आह्वान करता है कि आने वाले समय में भी हमें इसी प्रकार एक सूत्र में रहना है, एक दिशा में रहना है, एक ही समर्पण। हमारे इस कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण ताकत और अहमियत हल देकर उनको सम्मानित करेंगे। जांगड़ा समाज के सम्मानित व्यक्तित्व श्री उदय सिंह जांगड़ा जी, श्री कुलदीप जांगड़ा जी, श्री राम तीर्थ सुथार जी, श्री प्रताप सिंह जांगड़ा जी, श्री सुरेंद्र जांगड़ा जी, श्री ओम प्रकाश जांगड़ा जी और श्री नरेश जांगड़ा जी चेयरमैन। आइए और आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कृषि के लिए समर्पित उस महत्वपूर्ण अंश कहिए, उस महत्वपूर्ण जरूरत कहिए, उस हल को आम जनमानस के एक संकेत के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, आपकी अपनी सरकार ने जिस प्रकार से किसान हित के लिए, किसान कल्याण के लिए कार्य किया है, उसमें आभार स्वरूप ये आप हल भेंट कर रहे हैं। आप सबकी तरफ से आप जोरदार तालियां बजाइएगा। और इनके साथ सैन समाज के सम्मानित सदस्य श्री साधुराम सैन जी, श्री हरिनारायण पटवारी जी, श्री राधेश्याम सैन जी, श्री राजेंद्र सैन जी, श्री ईश्वर सैन जी, श्री राजेश सैन जी, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सैन समाज की तरफ से एक समृद्धि चिन्ह देने का कष्ट करें। आप सब तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति का इजहार करें। ये आप सब की तरफ से हल भेंट किया गया है इस बात के लिए कि आपकी अपनी, हम सब की लोकप्रिय सरकार
किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए, उसके कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते हैं। सैन समाज के महानुभाव मोमेंटो देते हुए सैन समाज के महानुभाव श्री साधुराम सेन जी, श्री हरिनारायण पटवारी जी, श्री राधेश्याम सेन जी, श्री राजेंद्र सेन जी, श्री ईश्वर सेन जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये अपनी तरफ से सम्मान स्वरूप मोमेंटो देते हुए और क्या बात है, बहुत खूब किस प्रकार से आपके इस भेंट को उन्होंने सर स्वीकार किया है और सर के माथे पे लगाया है। सर पे और माथे पे लगाना अपने आप में एक सम्मान का सूचक है, एक प्रणाम का सूचक है। और कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, जिनके एक निमंत्रण पर आप लोग इतनी भारी तादाद में यहां पहुंचे हैं, जो हरियाणा विधानसभा में नीर क्षीर विवेकी प्रक्रिया के माध्यम से उसके गौरव में इजाफा करते हैं। उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, जो कि गुरु दक्ष शिक्षा समिति के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी, मेरी आपसे विनती है आप आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जोरदार तालियां गंगवा जी के लिए बजाएं। भारत माता की। जोर से बोलो भाई, गर्मी का टाइम है, ये ठीक है, उमस भी है, लेकिन आवाज चंडीगढ़ तक जानी चाहिए। जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज गुरु दक्ष जयंती पे यहां हमारे बीच में पहुंचे हम सबके लाडले हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार मंत्री रहे आदरणीय रामविलास शर्मा जी, आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, बैकवर्ड मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय करणदेव कंबोज जी, विधानसभा के मेरे साथी आदरणीय विनोद भ्याणा जी, बरवाड़ा से विधायक आदरणीय जोगीराम सियाग जी, हमारे बीच में उपस्थित हमें आशीर्वाद देने के लिए आए जनरल डीपी वत्स जी, प्रोफेसर छत्रपाल जी, पूर्व मंत्री, इस आईटीआई के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण जी, कुमार धर्मशाला हिसार के अध्यक्ष शेर सिंह जी, जिला परिषद हिसार के अध्यक्ष सोनू डाटा जी, पूर्व विधायक आदरणीय वेद नारंग जी, आदरणीय आरएस वर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर दलबीर भारती जी, आदरणीय बस्तीराम एक्सियन जी, नागरमल गुरु जी, आदरणीय चंद्रराम गुरु जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय कृष्ण सरसाणा जी, हमारे कबीर शिक्षा समिति के अध्यक्ष आदरणीय जोगीराम खुंडिया जी, आदरणीय रमेश आर्य जी, पार्षद राजेश बगड़ा जी, जो लगातार इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत से साथी हमारे लगे हुए हैं, आदरणीय दिलीप जी दौलतपुर, सतवीर वर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र पूनिया जी, आदरणीय धर्मवीर जी बहादुरगढ़ से, आदरणीय विजेंद्र बैणीवाल जी, रामचंद्र जी, अजीत संदीप गंगवा जी, आदरणीय भिवानी से आए मामन जी चेयरमैन, राम कुमार आर्य जी, और सभी अलग अलग जिलों से आए हुए समाज के प्रतिनिधिगण, और यहाँ मेरे सामने उपस्थित मेरे अपने समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, आज हम सब मिलकर के गुरु दक्ष जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। और पहली बार हरियाणा प्रदेश ने पहली बार कुछ लिख रखा था मेरे कागज मांग पत्र वगैरह, पहली बार हरियाणा प्रदेश की तरफ से गुरु दक्ष जयंती मनाई जा रही है। मैं इसके लिए आदरणीय नायब सैनी जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और यहां पहुंचने पर आप सबकी तरफ से
हार्दिक अभिनंदन वंदन सभी मेहमानों का। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, सभी महापुरुषों का जन्म जयंतियां इसी प्रकार से सरकारी स्तर पे मना करके सभी को सम्मान देने का काम किया है। आज हिसार के अंदर गुरु दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मना करके पूरे समाज का अभिनंदन करने का काम किया है, मान बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हमारा जो समाज है वो मेहनतकश है, ईमानदार है, ईमानदारी से अपना काम करने वाला है और लगातार हम सभी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम भी लगातार कर रहे हैं। और नायब सैनी जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही ये नई नई घोषणाएं करके सबका सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, सबसे ज्यादा अगर किसी को सम्मान मिला है तो बैकवर्ड क्लास को मिला है, क्योंकि सबसे पहले बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देकर के और किसी के पास जाना नहीं पड़ता, क्योंकि जो बैकवर्ड समाज है उसके पास ना तो ज्यादा कोई पॉलिटिकल लोग होते और ना हाथ से काम करने वाले हैं, ना इनके पास कोई ज्यादा पैसा होता। इसलिए इनके साथ पूर्व की सरकारों के अंदर बहुत अन्याय हुआ है और इस सरकार ने हम सबका मान बढ़ाने का काम किया है। और आदरणीय नायब सैनी तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो बैकवर्ड समाज की जो पुरानी मांगे थी उनकी घोषणाएं करके सबको सम्मान देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह कि हम जहां भी जाते थे, जब भी जाते थे, प्रदेश अध्यक्ष जी कर्णदेव कंबोज जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, एक ही बात होती थी कि हमारी जो आय है वो नौकरी के अंदर क्रिमिलेयर की आय सीमा 6 लाख से 8 लाख की जाए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने माननीय सीएम साहब के सामने ये बात रखने का काम किया और सीएम साहब ने वो सारी मांग मानते हुए उन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर ये घोषणा करने का काम किया कि क्रिमिलेयर की आय सीमा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर दी गई है। उसके अंदर एग्रीकल्चर की और जो हमारी जो सैलरी की आय है वो नहीं जोड़ी जाएगी। ये बहुत पुरानी मांग समाज की तरफ से थी और इसी तरीके से विशेष रूप से जो पीछे की सरकारें रही हैं, खासकर हमारी इस मौजूदा सरकार से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही और सबसे ज्यादा अन्याय किसी एक वर्ग के साथ करने का काम किया तो बैकवर्ड समाज के साथ करने का काम किया। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, बैकवर्ड क्लास के पास ना तो पैसे होते और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती और इसलिए जब भी कोई सरकारी नौकरियां निकलती थी, मान लो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड है इसकी बीसीए की अगर कोई वैकेंसी की 50 वैकेंसियां लेनी है तो 20-25 वैकेंसी लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। बैकवर्ड क्लास के लोग सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है। जो जन्मजात स्किल्ड है उन लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने अयोग्य घोषित करने का काम किया, इसमें योग्य है ही नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नायब सैनी जी को और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है एक भी वैकेंसी जो है वो खाली नहीं गई, सारी की सारी भरी गई है। पढ़ते तो पहले भी थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, सारी की सारी वैकेंसियां भरी गई है। और आज जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हिसाब मांगे, हिसाब तो हम मांगते हैं कि आप लोगों ने जो अयोग्य घोषित करने का काम किया, जो बैकलॉग करने का काम किया, उसका आप हिसाब देने का काम करें कि कितने हमारे बच्चों को आपने अयोग्य घोषित करने का काम किया, किस तरीके से जमीन सेज के नाम पे लूटी गई इस हरियाणा प्रदेश की, आप हिसाब देने का काम तो आप लोग करने का काम करें। हमारी सरकार बनने के बाद तो हिसाब यह है कि सारे के सारे हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं मंच के माध्यम से इसलिए भी आपका धन्यवाद करूंगा कि आपकी सरकार ने अभी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज
जो बाईपास के ऊपर बना है उसका नाम भी गुरु दक्ष के नाम से रखा गया है। इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से जो मांग कुछ समाज की है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड को नियमित किया जाए तथा इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रजापति समाज से संबंधित सभी समस्याओं का निपटारा हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड द्वारा किया जाए। बहुत सी समस्याएं वो है जो लगातार हम आपको उनसे अवगत भी कराते रहते हैं, उनको इसी बोर्ड के माध्यम से उनका जो है समाधान किया जाए। इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिला फतेहाबाद के अंदर कुम्हार धर्मशाला बनाने के लिए पुरानी कचहरी फतेहाबाद में भूमि उपलब्ध करवाई जाए। कुम्हार जागृति मंच फतेहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र व एसडीएम फतेहाबाद की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आज आप इसकी भी घोषणा करने का काम करें, ताकि समाज के लोग बैठ करके और अपना वहां कोई मीटिंग करनी हो, कोई भी इस तरीके का कोई अपना कोई भी कार्य करना हो तो वहां बैठ के कर सकते हैं। रोहतक दक्ष प्रजापति मानव निर्माण संस्थान ट्रस्ट को सेक्टर 25 में रोहतक में सरकारी नॉर्म्स के अनुसार जो आपने सरकार के नॉर्म्स बनाए हैं उसमें फार्म भरा हुआ है, कृपया करके उसके अंदर भी जगह दिलवाई जाए। और ये जो आपके यहाँ पे गुरु दक्ष ITI जो बनाई गई है, इसके अंदर ITI की तरफ से मांग है कि 15 किलोवाट का सोलर प्लांट जो है इस पे लगाया जाए, उसका अनुदान दिया जाए ताकि बिजली का बिल ना आए और बच्चे यहाँ पे लगातार यहाँ शिक्षा ग्रहण भी करते हैं और प्लेसमेंट भी यहाँ होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रयास हमारे यहाँ की जो कमेटी है उसने किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं इनको। इसके साथ साथ गुरु दक्ष ITI आर्यनगर में निर्माण की और जरूरत है। डिजिटल पुस्तकालय के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि 31 लाख रुपए का अनुदान इस संस्थान को दिया जाए। और गुरु दक्ष ITI के अंदर पीने के पानी की बड़ी किल्लत परेशानी है। हालांकि ये नजदीक यहाँ पानी आया हुआ भी है, तो उससे पाइपलाइन बिछा करके यहाँ पानी की पाइपलाइन का भी आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करें ताकि पानी की कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। इसी तरीके से कुम्हार धर्मशाला जो प्रेम नगर की है वो सबसे प्राचीन धर्मशाला है हिसार के अंदर, बहुत से प्राचीन धर्मशाला है। उसके अंदर भी एक बड़ा शेड लगाने के लिए 21 लाख रुपए का अनुदान देने की कृपा करें, ये समाज की तरफ से मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा ये सौभाग्य है कि ये जो ITI है ये मेरे अपने हल्के के अंदर है, नड़वा हल्के के अंदर है, और इसलिए जहां मैंने समाज की तरफ से मांग रखी है मेरा दायित्व भी बनता है। और आपसे जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि हल्के की थोड़ी सी मांगे हैं, बाकी मांग तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उम्मीद करूंगा कि ये मांग तो आज ही आप इसकी घोषणा करके जाएंगे। आर्यनगर गांव जो है जिसमें ITI भी है, बहुत बड़ा गांव है, जो आपने महाग्राम योजना की नॉर्म्स घोषित किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उसके अंदर ये कवर भी करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आर्यनगर गांव को महाग्राम योजना के अंदर शामिल किया जाए। इसी तरीके से हल्के का गंगवा गांव तो पहले महाग्राम में आ गया, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा, वहां काम शुरू भी हो गया 76 करोड़ रुपए की लागत से। आपसे निवेदन करूंगा कि कैमरी गांव भी हल्के का बहुत बड़ा गांव है, जो पूरे नॉर्म्स जो पूरे करता है, आप उसको भी महाग्राम के अंदर आप जो है शामिल करने का काम करें, आज ही घोषणा करें, मैं निवेदन आपसे करूंगा। इसी तरीके से PWD B&R रोड है विभाग द्वारा, जो सप्रा हॉस्पिटल से आगे, सप्रा हॉस्पिटल तक तो हल्का तो पहले शुरू हो जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर कमल गुप्ता जी का, बहुत सुंदर इन्होंने लाइटें वहां लगवा दी निगम की तरफ से, जब निगम के मंत्री थे। धन्यवाद कर रहा हूं साहब मैं आपका मंच के माध्यम से। लेकिन उससे आगे जो है बाईपास तक इस रोड को मॉडल रोड बनाया जाए, ताकि बाकी रोड सारे बन गए शहर के चारों तरफ से, ये भी एक अच्छा सुंदर रोड बने। और इसी तरीके से गंगवा रोड जो साकेत कॉलोनी है, जो आउटर कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं, जो 2 वार्ड है वहां से 18 और 19 बहुत बड़ी आबादी है, वहां फिजिबिलिटी भी बनती है। एक UHC अर्बन हेल्थ सेंटर जो है वहां बनाया जाए, लोगों की काफी समय से वहां मांग है जी। फार्म की जमीन भी वहां काफी पड़ी हुई है, 2 एकड़ जमीन वहां कम्युनिटी सेंटर के साथ लेकर के। और मेरे हल्के के अंदर गांव है जी तलवंडी रुका, वहां से लेकर चनाना तक 6 किलोमीटर की रोड है, वो एक रोड बहुत जरूरी बची हुई है, वो भी मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाने की घोषणा कृपया करके करें सर। हिसार के अंदर गंगवा गांव से कैमरी रोड के ऊपर रेलवे लाइन पड़ती है,
दोनों साइड से रोड पीडब्ल्यूडी ने बना दी है, लेकिन क्रॉसिंग नहीं हो पा रही। इसलिए या तो वो अंडरपास बनाया जाए, अंडरपास अगर फिजिबल ना हो तो कृपया करके रेलवे को लिख करके वहां फाटक जरूर बनाया जाए, ताकि लोगों को आने जाने की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। और एक चौधरी वास्तव बाइनर है, उसका एस्टिमेट बनकर तैयार हो गया है। बुर्जी संख्या 11,300 से 18,600 तक इस टेल की इस सब की भी रिमॉडलिंग कराने का काम जो है करें, ये आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा। और मैं तमाम जितने भी समाज के लोग आए हैं इनसे निवेदन करूंगा कि साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में आए हैं, पार्टी ने बहुत सम्मान देने का काम आप लोगों को किया है। समय है अभी आपके बीच में, आने वाले चुनाव के अंदर भी आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग बहकाने का काम करते हैं, हमें याद रखना होगा किस तरीके से इन्होंने कमजोर और दलित वर्गों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। हमें आज भी याद है, चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे बघाना कांड हो, चाहे डाबड़ा कांड हो, किस तरीके से गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया था और उनका पुनर्वास करने का काम मिर्चपुर वालों का भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है हमारे यहां पर जाकर के। तो हमें ये समझना होगा कौन हमारा जो हितैषी है, और इसलिए हमें अपने हितैषी को पहचानते हुए हमें साथ देना होगा आदरणीय नायब सैनी जी का, ताकि हमारे जो अत्याचार हुए थे, जो हमारे साथ जाति हुई थी, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। इसलिए हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए। जिस तरीके से हमारे साथ अन्याय करने का काम किया, हम एकजुट होकर के सारे के सारे विश्वास दिलाने का काम करें आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि हम इस चुनाव के अंदर एकजुट होकर के एक बार फिर से नायब सैनी जी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर लाने का काम करेंगे। सारे के सारे आप हाथ खड़े करके, आप दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाने का काम करें। और मैं एक बीच में रह गई थी जी, आर्यनगर गांव के अंदर ही हमारी जो एक BR अम्बेडकर कम्युनिटी सेंटर, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है सर ये, इस गांव के अंदर आप आए हैं तो उस कम्युनिटी सेंटर की आप घोषणा आज जो है करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम मंचासीन सभी उन साथियों का जिन्होंने रात दिन एक करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किया, मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं सभी का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार फिर से आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदक्ष। नारा लगाओ, नायब सरकार दूसरी बार। एक बार तो हो गई, तो या शुरू हुई है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की तो तीसरी बार है। नायब सरकार, नायब सरकार। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री रणबीर गंगवा जी। सर एक से बात बुलंदी पे है और जिन ऊंचाइयों पर यह कार्यक्रम जा रहा है उससे आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना आशीर्वाद देने के लिए आपके सामने खड़े हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, जिनके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जोरदार तालियां इनके लिए। भारत माता की, भारत माता के। आज हम सब के लिए बड़ा ये गर्व का दिन है। आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश से हम एकत्र आए हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की, गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की। मंच पर विराजमान हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हांसी के हमारे विधायक विनोद ब्याणा जी, बरवाला से हमारे विधायक जोगीराम सिहाग जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
आदरणीय रामविलास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स जी, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के हमारे माननीय अध्यक्ष कर्णदेव कांबोज जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता रणधीर पनिहार जी, पूर्व विधायक वेद नारंग जी, श्रीनिवास गोयल जी, प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी, ईश्वर मालीवाल जी, कैप्टन भूपेंद्र जी, आर.एस. वर्मा जी, सुरेंद्र जी और कृष्ण कुमार जी प्रधान, चंदाराम जी, नागरमल गुरी जी और हमारे आर्यनगर के सरपंच साहब रतन जी, रामेश्वर प्रजापत जी, हनुमान प्रजापत जी, संदीप सिंह जी, दलीप दौलतपुर जी, जिले सिंह जी जाखड़, राम कुमार जी बिंगनी खेड़ा, सुरेश रिवाड़ी जी, धर्मवीर बहादुरगढ़ जी, रामचंद्र गंगवा जी, कृष्ण जी, संदीप प्रजापत जी, ओपी मालिया जी और हमारे श्यामलाल जांगड़ा जी और मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे प्रमुख नेतागण और आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज के इस जयंती समारोह में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे बुजुर्ग मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके सिर नवा करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज के इस जयंती समारोह के अवसर के ऊपर आप सब की तरफ से रणवीर गंगवा जी ने ये सम्मान की पगड़ी सर के ऊपर रखी है। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को कभी भी कम नहीं होने दूंगा, आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे लिए ये फख्र की बात भी है कि आज ब्रह्मा जी के पुत्र गुरु दक्ष प्रजापति महाराज के अनुयायियों से मिलकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं गुरु दक्ष प्रजापति महाराज को सिर झुका करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं। आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। गुरु ब्रह्मा जी प्रजापति महाराज ने 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष प्रजापति जी महाराज ने 5 तत्वों को मिला करके बर्तनों की कलाकारी ये की है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का भाइयों दिन अवसर है। मैं ये भी आज इस अवसर के ऊपर कहना चाहूंगा कि दुनिया में गुरु दक्ष प्रजापति महाराज से बड़ा कोई भी कलाकार नहीं है। हम जब इतिहास के अंदर जाते हैं, जब देखते हैं तो ये कलाकारी दुनिया में पहली बार अगर किसी के पास आई है, ये कलाकारी ये हमारे पास आई है, हमारे समाज के पास आई है। मुझे इस बात का गर्व है। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने से पहले गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ने तथा मूर्तियां बनाने की कला से हमेशा देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ने वो किया है। इसके लिए हम सबको बड़ा गर्व है। मैं देखता हूं अगर हमारे
हरियाणा के अंदर ही बात करें, राखीगढ़ी और बनवाली, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर हजारों वर्ष पहले भाइयों खुदाई होती है, और उस खुदाई से अगर कुछ मिलता है तो भाइयों वो मिट्टी के बर्तन और जिनके ऊपर कलाकारी भाइयों अंकित है, वो बर्तन हजारों वर्ष पहले भी वो कलाकारी हमारे पास है। वो मिट्टी के बर्तन उस खुदाई से आज भी उस बात का परिणाम है, उस बात का घोतक है कि ये कलाकारी आज की नहीं है, ये परंपरागत हमारी पीढ़ियों की कलाकारी है जिसके ऊपर हमें गर्व है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि बर्तनों पर उस समय की हुई चित्रकारी इस बात को भी अंकित करती है कि उस समय समाज की आर्थिक दशा क्या थी, उसका भी अंदाजा उस राखीगढ़ी से 5000 वर्ष पहले भाइयों, हजारों वर्ष पहले खुदाई के अंदर जब वो बर्तन मिलते हैं तो उससे हमें पता चलता है। मुझे ये भी खुशी है कि चाक के आविष्कार से इसकी कला को बढ़ावा मिला है। ये हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है। आज भी अगर परिवार में शादी होती है तो हम चाक की पूजा करते हैं, ये हमारे संस्कार के अंदर है। भाइयों, मिट्टी से बर्तन बनाने की अमूल्य धरोहर, इसमें प्रजापति की कलात्मक सोच, उसकी कुशलता और उसका कौशल उसके अंदर छिपा हुआ है। ये किसी से इतनी बड़ी कलाकारी ये गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज, उनके आशीर्वाद से ये हमें प्राप्त हुई है। आज का भूमंडलीयकरण युग गुणवत्ता, कुशलता और कला को विशेष महत्व देता है। विज्ञान के इस युग में मिट्टी के बर्तनों की मांग आज बहुत कम हो गई है। आज जिस प्रकार से भाइयों प्लास्टिक और शीशे के बर्तन आए हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं इस मिट्टी के बर्तनों की मांग में कमी आई है। आज परंपरागत दक्षता को व्यावसायिक कुशलता में बदलने की जरूरत है, तभी हम प्रतिस्पर्धा के इस युग में आगे बढ़ सकते हैं। मिट्टी के बर्तन व सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए परंपरागत तरीकों के साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरा आग्रह है प्रजापति समाज के कि मिट्टी के सजावट वाले बर्तन भी बनाएं, जिसकी विदेशों में बहुत मांग है और उनका निर्यात किया जा सकता है। इसके उत्थान व कल्याण के लिए अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। दक्ष प्रजापति महाराज जी जो मुझे ये बताते हुए आप सबके बीच में ये बड़ा गौरव हो रहा है कि गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जी वह हमारे पिछड़ा समाज से ही आते हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़े, सभी का उत्थान हो, सभी को बराबर के हक मिले। इस दिशा में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जो मिट्टी के कारणों से, जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये निर्णय लिया है और उसका हमने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद किया है, जिसकी चर्चा हमारे रणवीर गंगवा जी ने भी की है। बहुत लंबे समय से क्रीमी लेयर को लेकर के भाइयों समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग इस मांग को कर रहे थे कि ये व्यवस्था ये 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर देनी चाहिए। आपके बेटे को जब से जिम्मेवारी मिली है, इसको 6 से करके 8 लाख करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी मंच से हमारे भाई बोल रहे थे बैकलॉग के बारे में कि आश्वासन दिया है। अरे आश्वासन नहीं दिया है, ये हक है हमारे ओबीसी समाज का, इसको पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। हम इसको पूरा करेंगे, बैकलॉग को इसको खाली नहीं रहने देंगे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि वर्ष 2022 में पंचायती राज संस्थाओं में जो 8% का प्रतिनिधित्व दिया, इसके कारण हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों को
भाइयों राजनीति के अंदर एक कदम बढ़ाने का अवसर मिला है, जिस अवसर को लंबे समय तक वो देख रहे थे, अवसर नहीं मिलता था और किसी न किसी कारण उनके हक को दबाया जाता था। परंतु आज इस सरकार के अंदर उनके हकों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, लंबे समय से कांग्रेस के लोग इस बात की भाइयों विरोध करते थे कि ओबीसी समाज को उसके हक नहीं मिलने चाहिए। लंबे समय से चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, और चाहे अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2018 के अंदर जब ये ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए, भाइयों कांग्रेस की मंशा वो स्पष्ट जाहिर होती थी। उन्होंने काका कालेलकर की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने भाइयों मोदी जी अगर बिल लेकर के आते हैं, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया कि उनको ये हक नहीं मिलने चाहिए। परंतु आप सबका आशीर्वाद वो नरेंद्र मोदी जी के साथ था। नरेंद्र मोदी जी उस बात के ऊपर अड़िग थे कि ये अधिकार मेरे ओबीसी समाज को मिलने चाहिए, और उनको आईना दिखाने का काम किया कि 27% का आरक्षण अगर देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। और भाइयों ओबीसी आयोग का गठन करने का काम ये पहली बार ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों ये ओबीसी का गठन ये खाली गठन नहीं है। आज मुझे गर्व होता है बताते हुए, इस ओबीसी आयोग के गठन से उसको संवैधानिक शक्तियां दी गई। आज हमारे बेटों को भाइयों सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, एमबीबीएस की सीटें हो, नीट की परीक्षा हो, मेरे ओबीसी समाज के बच्चों को आज 27% का लाभ मिल रहा है। ये लाभ देने का काम अगर किसी ने किया, ये भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही है। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज कांग्रेस के अंदर बापू बेटा रह गए और कोई नहीं है भाइयों। और अब आप लोग देखेंगे कि अभी जब अक्टूबर का चुनाव आएगा, ये बापू बेटा ही दिखाई देंगे, ये और कोई दिखाई नहीं देगा। इनको ओबीसी दिखाई नहीं देता, ये तो अपने लिए ही काम करते हैं। भाइयों मैं आज ये भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि आप हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आज दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी दी है। भाइयों मैं आज इनसे ये बात पूछना चाहता हूं, इस बात का जवाब इनको देना होगा, ये कांग्रेस के लोगों को देना होगा जो लंबे समय तक भाइयों ओबीसी के अधिकारों को उनका हनन करते रहे, उनके अधिकारों को दबाते रहे। भाइयों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप राहुल गांधी को भी जाकर के पूछ लें कि क्या कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये पूछ ले। आज तो नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब बेटे को, ओबीसी समाज के बेटे को भाइयों आपके बीच में से उठा करके प्रदेश के मुखिया के सीट के ऊपर बैठाने का काम किया है। भाइयों मैं आज उनको पूछना चाहता हूं कि आप इसको बताने का काम करें। आप हिसाब मांग रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर घूम घूम करके आप हिसाब देने का काम करें। जो आपने शोषण आपने एससी समाज का किया है, आपने बीसी समाज का किया है, आप उनका हिसाब देने का काम करें। लंबे समय तक आपकी सरकार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रही है, आपने क्या क्या काम वो किए हैं उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों मुझे आप लोगों को बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि पिछड़े वर्गों को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों का, जिसका मैंने जिक्र किया है, 27% आरक्षण देने के लिए वर्ष में एक अधिनियम हमने बनाया है। और गरीब के लिए, गरीब के बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को देश की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए और विदेश में पढ़ने के लिए 20,000 रुपए तक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों अगर उनको पढ़ाई के लिए लोन की भी आवश्यकता पड़े तो उस लोन को भी मात्र 4% पिछड़े वर्ग के बच्चों को वार्षिक ब्याज पर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के
9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। भाइयों, पीएम यशस्वी योजना अन्य पिछड़े वर्गों विद्यार्थियों को 5 से लेकर के 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस भी प्रदान करने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को 160 रुपए से 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस का प्रतिपूर्ति भी की जाती है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उस शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक छात्रवृत्ति दी जाती है। 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की 12वीं तक फीस माफ की गई है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है और हमारी सरकार ने बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, वर्दी व लेखन सामग्री भी दी जाती है। ऐसे परिवारों की, हमारे जो पिछड़ा वर्ग की परिवारों की बेटियों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस भी माफ करने का निर्णय अगर किसी ने लिया है तो हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है। विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के लिए उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, इसलिए गरीब परिवारों को उनके अनुकूल रोजगार देने का बीड़ा भी अगर किसी ने उठाया है तो हमारी सरकार ने उठाया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि इतना शोषण प्रदेश के युवाओं का भी होता था। भाइयों, समाज के लोगों का भी, ये कांग्रेस के लोग करते थे। भाइयों, इनके यहाँ तो पर्चियां लिस्टें बनती थी, तब जाकर के बच्चे को नौकरी लगती थी। गरीब का बेटा तो ये सोच भी नहीं सकता था इनकी सरकार में कि उनको नौकरी लग जाएगी। आज हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ICS अधिकारी लग रहा है। ये सिस्टम का बदलाव अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि महिलाओं को भी कारोबार शुरू करने हेतु 2 लाख रुपए का ऋण 5% ब्याज पर पिछड़े वर्ग की हमारी जो बहनें हैं उनको पैरों पे खड़ी हों, उनको देने का कार्य भी अगर किसी ने किया है तो ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारे डाटा एंट्री या कौशल विकास जो सीखना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, 1 वर्ष का प्रशिक्षण हार्ट्रॉन के माध्यम से वो देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और प्रशिक्षण के माध्यम से 250 रुपए तक का वजीफा देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा श्रम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी जो नौकरियां हैं उनके फार्म को अप्लाई करने के लिए उसमें जो फीस लगती थी उसको भी हमने, जो 500 रुपया लगता था उसको भी 50% कम किया है, 250 रुपये देना पड़ता है। और हमने जो पिछड़ा वर्ग से एक योजना बना करके मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, इसके माध्यम से जो पिछड़े समाज के परिवार हैं जिनके पास भाइयों काम करने के लिए पैसे का भी अभाव रहता है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 लोगों को ऋण दे करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। पिछड़े वर्गों में आधे से ज्यादा परिवारों को इस योजना के तहत उनको लाभ मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है। और हमारी सरकार ने चाहे हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास के गठन किया गया हो और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार ने माटी कला बोर्ड उसका भी गठन किया है और उसके माध्यम से गरीब परिवारों के उत्थान के लिए योजनाएं बना करके उन तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में कि हमारी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में ये बहुत ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को भी, हरियाणा प्रदेश के अन्य लोगों को भी भाइयों इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमने पिछले दिनों एक निर्णय लिया कि जो 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है।
कि उसका जितना यूनिट खर्च होगा उतना ही बिल आएगा, कोई ज्यादा बिल उसका नहीं आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था। आज हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज एक बस को भी यहाँ से रवाना किया है। अयोध्या के अंदर हमारे यहाँ के श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहीं से अभी गए हैं और हमारी ये सोच है कि जो ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, वो अगर किसी तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सरकार निःशुल्क उनको भेजने का काम करती है। सारा का सारा खर्चा वो सरकार उठाती है। आज हमने एक बस को भी यहाँ से रवाना किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था, ये संकल्प लिया था कि जो हमारा गरीब परिवार है जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उसके छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने पिछले दिनों वो भी निर्णय किया और हमने ये निर्णय किया कि जो सोलर पैनल प्रधानमंत्री सोलर पैनल जो मुफ्त बिजली योजना के तहत हमने 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय किया है और उस निर्णय के तहत जो व्यक्ति इसके अंदर अप्लाई करेगा, हमने फर्स्ट फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को चिन्हित करके उनके छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। 60,000 रुपया, क्योंकि उसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार देती है और 40,000 रुपया हरियाणा की सरकार देती है। व्यक्ति को कोई खर्च नहीं आता। 1 लाख रुपए में 2 किलोवाट का सोलर पैनल उसकी छत के ऊपर लगेगा और उसका बिल 0 आएगा। भाइयों, लंबे समय से कांग्रेस के लोग इस बात की दुहाई देते रहे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। और दूसरा जो व्यक्ति आया, भाइयों इनका सहयोगी था, वो इस प्रकार की भाषा बोलता था, सिस्टम को ठीक नहीं करते थे कि मैं जब आऊंगा तो इन मीटरों को उतार करके तालाब में फेंक दूंगा। इस प्रकार की भाषा बोल करके गरीब लोगों को बरगड़ा करके उनके ऊपर भाइयों बिलों का बोझ डाल करके उनको गुमराह करने का काम करते थे। परंतु मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई जो प्रधानमंत्री सोलर भाइयों मुफ्त बिजली योजना जो 2 किलोवाट का लगेगा, उसके ऊपर जितनी भी बिजली भाइयों सोलर से बनेगी वो बिजली आप लोग खर्च करेंगे, आपका बिजली का बिल वो 0 आएगा और जितनी बिजली बचेगी उसको बिजली विभाग खरीदेगा और खरीद करके आपको पैसा देने का काम वो बिजली विभाग करेगा। एक इनकम का साधन भी हमारी सरकार ने खड़ा करने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों एक और निर्णय किया, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी योजना को लॉन्च किया। उस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने जो 1 लाख रुपए की आय से नीचे के जो लोग थे, ऐसे 84 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर थे, उन परिवारों को हमने एक हैप्पी कार्ड देने का काम किया है कि उसको अगर कहीं बाजार में जाना है, कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है या कहीं किसी धार्मिक स्थान पर घूमने के लिए जाना है, तो 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर फ्री में सर्विस करेगा, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। ये भी कार्ड हमने गरीब लोगों को देने का काम किया है। भाइयों, हमने पिछले दिनों श्रमिक विभाग के अधिकारियों को बुला करके जींद में एक बड़ा कार्यक्रम किया था कि उन्होंने जो अपने औजार लेने हैं, औजार से वो अपना काम कर सकें, उसके लिए 80 करोड़ रुपया उनके खातों में अभी कुछ रोज पहले हमने हरियाणा प्रदेश के जो बेनिफिशरीज थे उनके खाते के अंदर डालने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अभी पिछले दिनों हमने सरपंचों के जो उनके विकास कार्यों की लिमिट को 5 लाख से 15 लाख रुपए करने का निर्णय लिया था। उस दिन हमें हरियाणा प्रदेश की जितनी भी बीसी और एससी समाज की चौपालें थी, उन चौपालों के अंदर जो हमारे पास लिस्ट आई थी, 100 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डायरेक्ट उनके नवीनीकरण के लिए पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने पिछले दिनों किया। और भाइयों, मुझे ये खुशी है, अभी 4 रोज पहले हमने एक और निर्णय किया है हमारी सरकार ने, क्योंकि जो हमारा छोटा व्यक्ति है जो मिट्टी खेत से लेकर के आता था, रेड़े पर लेकर के आता था या बुग्गी पर लेकर के आता था, भाइयों ये विभाग के अधिकारी उनको रोक करके उनका चालान कर देते थे। परंतु आज अब हमने ये निर्णय किया है कि किसी रेड़े और बुग्गी वाले को
कोई भी नहीं छेड़ेगा। आप अपने मोबाइल से ही भाइयों एक अपलोड कर लेंगे, फॉर्म अपलोड कर लेंगे, सिर्फ विभाग को ये जानकारी देंगे। हमने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल के माध्यम से आपने अगर अपना खेत की लेवलिंग करनी है, अपने खेत से घर में मट्टी लेकर के आनी है, अपनी मट्टी का भर्त करना है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप पोर्टल के ऊपर जा करके उसको सिर्फ चढ़ा देंगे और उसका सर्टिफिकेट अपने पास ले लेंगे, आपको कोई अधिकारी नहीं रोकेगा। भाइयों, निर्णय भी हमने किया है ताकि इस मिट्टी की समस्या से लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है कि जो हमारे देश के अंदर जो अपने हाथ के कुशल कारीगर हैं और जो जैसे मैंने अभी बताया भी है कि गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जो पहले जिनके हाथ में कलाकारी थी और उस कलाकारी को आज नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है और उन्होंने इसके माध्यम से उनको इस क्षेत्र के अंदर जो परंपरागत काम करते हैं, जो हमारा पैतृक कार्य है, उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान कौशल विश्वकर्मा योजना बना करके 13,000 करोड़ रुपया इस योजना के अंदर देने का काम किया और उनको ट्रेनिंग भी देने का हमारी सरकार ने काम किया है ताकि वो अपने क्षेत्र के अंदर और शार्पता से भाइयों और उसको नए डिजाइन के साथ काम को कर सके, उनको निपुण करने का काम भी हमारी सरकार ट्रेनिंग दे करके इस योजना के माध्यम से कर रही है और उनको एडवांस तकनीक का एक 8,000 रुपए की किट का भी उनको देने का काम, जब वो ट्रेनिंग करके आते हैं वो भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ हमारी सरकार जब तक वो ट्रेनिंग लेते हैं उनको 500 रुपया हर रोज स्टाइफंड भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो मजबूती से आगे बढ़ सके, अपने काम को आगे कर सके। ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय लिए हैं। मैं आज आप सबको भगवान दक्ष प्रजापति जी महाराज की इस जयंती के इस समारोह के अवसर के ऊपर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय हमारे रणबीर गंगवा जी ने कुछ मांगे मेरे समक्ष यहाँ पर रखी हैं, मैं आज उनके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से कम्युनिटी सेंटर की उपलब्धता की बात ये हमारे रणबीर गंगवा जी ने इस क्षेत्र के अंदर कही है। जो ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी, रणबीर गंगवा जी आप ध्यान करिए, इस कम्युनिटी सेंटर को भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। दूसरा जो आपने कहा है कि गंगवा रोड साकेत कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर के पास 1.25 एकड़ जमीन जो अर्बन हेल्थ सेंटर के लिए वहां पर बनाई जाए, इसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, यहाँ पर भी ये क्योंकि जो अर्बन हेल्थ सेंटर है इसकी लोगों को आवश्यकता है, इसको भी बनाने का हम काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी B&R विभाग द्वारा सप्रा अस्पताल से बाईपास राजगढ़ रोड जो काम होना है वह भी करवाया जाएगा। इस सड़क का भी नवीनीकरण करवाने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। जिला हिसार में गांव तलवंडी रुक्का से गांव चांदना तक हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड की लगभग 6 किलोमीटर की सड़क वो भी बनाई जाएगी, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। चौधरीवास सब माइनरी बुर्जी संख्या 11,300 से 18,600 टेल तक रेमोडलिंग का कार्य भी उसका करवाया जाएगा ताकि वहां पर कोई पानी की दिक्कत की समस्या ना आए, वो भी कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ITI आर्यनगर के पास पीने के पानी की समस्या के लिए स्पेशल पाइपलाइन बछवाने का काम भी जो आपने अभी कहा है उसका भी स्पेशल ये व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर पाइपलाइन दबवा करके उस पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। मुझे ये खुशी है कि आपने जो एक और मांग रखी है कि कुम्हार धर्मशाला प्रेमनगर हिसार की सबसे प्राचीन धर्मशाला है, इसमें शेड के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए दिए जाएं, ये भी मैं देने की घोषणा करता हूं। 21 लाख रुपए भी उस वहां पर जो शेड बनेगा वो भी आपको आज यहां देने की मैं घोषणा करता हूं। मुझे ये भी बताते हुए कि आपने जो एक और मांग रखी है
कि हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अगर और बजट की आवश्यकता होगी तो ये प्रावधान हम इसको आगे बढ़ाने का भी करते हैं। जितनी भी बोर्ड के द्वारा मांग आएगी उस हिसाब से देख करके इस बजट को भी और बढ़ाने का काम ये हम करेंगे। आर्यनगर में ई लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा जो आपने इस क्षेत्र की मांग के लिए रखा है। जिला फतेहाबाद में जो कुमार धर्मशाला बनाने के लिए 2019 की पॉलिसी के तहत 50% कलेक्टरेट के ऊपर आधा एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराने के मैं आज यहां से घोषणा करता हूं, वो भी देने का काम हम करेंगे। संस्थाओं में सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी ग्रांट देने के लिए पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। आपने जो मांग की है कि गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जी की ITI आर्यनगर हिसार में उस पॉलिसी के तहत जो सोलर पैनल यहां पर लगेगा उसके अंदर हम बड़ी सब्सिडी दे करके इसमें सोलर पैनल लगवाने का भी काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आपने 2 गांवों को आर्यनगर और कैमरी को महाग्राम के अंदर जोड़ने की बात कही है, परंतु ये नॉर्म के अंदर अभी इसमें कुछ कमी है क्योंकि 10,000 की आबादी के ऊपर हम इसको नॉर्म में जोड़ते हैं। ये जल्दी ही 10,000 की आबादी ये पूर्ण कर लेगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आर्यनगर की आबादी 9,455 है और कैमरी की आबादी 9,890 है। जो ही ये संख्या पूरी होती है तो इसको भी हम महाग्राम के अंदर जल्दी शामिल कर लेंगे। और आज मैं कहता भी हूं क्योंकि जल्दी ही ये अपने नॉर्म पूरे कर लेगा और नॉर्म पूरे करते ही इसको महाग्राम के अंदर शामिल कर लेंगे और यहाँ पर विकास कार्यों को कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। एक आपने जो गांव गंगवा से कैमरी रोड के बीच रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे अंडर ब्रिज बनाने की बात कही है, इसकी भी विजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर चाहे अंडरपास की बात है या ओवर ब्रिज की बात है उसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आज मैं आप सबको भगवान दक्ष प्रजापति जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बोल दिया क्या पैसे बोल रहे? रणवीर गंगवा जी कह रहे हैं कि ITI को भी कुछ पैसे दे दें, इसको भी मैं 21 लाख रुपए देता हूं। 21 लाख रुपया इनको भी देता हूं। भाइयों, ये कलम तो आपके हाथ में है। ये कलम आपकी है, जैसे चलानी वैसे चलेगी। आपकी कलम है ये। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, अरे आपका बेटा भाइयों, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। पहले तो शोषण होता रहा है, अब शोषण नहीं होने देंगे। ये मैं आज आप लोगों के बीच में आकर के कह रहा हूं। जो लोग गरीबों का शोषण करते रहे हैं, जो लोग गरीब का वोट लेकर के उनको हाशिए पे खड़ा करने का जिन लोगों ने काम किया है, मैं आज उन लोगों को आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के इस मंच के ऊपर से कहना चाहता हूं कि अब ये हम शोषण नहीं होने देंगे। अपने गरीब भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये बात खुशी हुई है, मैं कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला। प्रधानमंत्री जी को जब मैं मिलने के लिए गया 45 मिनट भाइयों मेरे से बात करते रहे प्रधानमंत्री जी। 45 मिनट एक एक बात के बारे में पूछा कि मैं यहां से जो योजनाएं पहुंचा रहा हूं क्या वो धरातल के ऊपर पहुंच रही हैं। मैंने कहा मघा जी, जो भी आप यहां से बोलते हैं एक एक शब्द को हम धरातल पर उतारते हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि जितनी योजनाएं भाइयों बनती है उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम ये सरकार का है और मजबूती से उसको उतारने का काम करें। भाइयों, हम ये भी देखते हैं कि हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हमने समाधान शिविर लगाए हैं। हमारा DC, हमारा SP, हमारे तमाम अधिकारी भाइयों आपकी समस्याओं को सुनने के लिए 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक भाइयों अपने दफ्तर के अंदर
खुला दरबार लगा करके बैठते हैं। कोई भी अगर आपकी समस्या हो वहां जा करके बताइए, उसका समाधान होता है। उसको मैं भी देखता हूं, अगर किसी समस्या का समाधान नहीं होता या कोई अधिकारी उसमें कोताही बरतता है, वो भी मेरे ध्यान में होता है। हम ये नहीं करते हैं भाई कार्रवाई 1 महीने में होगी, 2 महीने में होगी। अगर कोई गलत करता है तो कार्रवाई 1 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी। ये हमारा स्पष्ट भाइयों एकदम क्लियर हमारा रास्ता है। ये कोई नहीं है, हमने सर्विस देनी है, हमने सेवाएं देनी है, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। भाइयों मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आप लोगों से निवेदन करूंगा आने वाले समय के अंदर भाइयों एक तरफा यहां से कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतना चाहिए। मैं देखता हूं यहां से जिस व्यक्ति को जिताया, एक दिन पत्रकार पूछ रहे थे उसको, मैं भी देख रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, उसको पत्रकार पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि कहा यहां बिना पर्ची के आपके यहां नौकरियां मिलती थी और खर्ची के आधार पर मिलती थी। पहले तो कहने लगा पत्रकारों को, कहा हमारे यहां नहीं मिलती थी, ना पर्ची पर मिला थी ना खर्ची पर मिला थी। वो कह रहे जी कहा मिला थी, लोग कह रहे हैं। फिर कहने लगा कहा खर्ची से नहीं मिला थी, पर्ची से मिला थी। और जब वो ये कह रहा था अभी पर्ची से मिला थी, भाइयों उसके चेहरे का रंग देखने लायक, आज भी देख लियो आप किस प्रकार से वो बात कर रहा था। हम बड़े विश्वास और फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि आज गरीब मां का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग रहा है। ये बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं और इसका बड़ा लाभ हमारे OBC समाज को मिल रहा है। जिसकी अनदेखी होती थी, जिसका शोषण होता था, आज उसका शोषण नहीं हो रहा है। भाइयों इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये अभी कुछ लिखा है, कैमरी आर्य नगर के लिए रणवीर गंगवा जी कह रहे हैं कि कैमरी और आर्य नगर को रिलैक्सेशन दे दें। आप चिंता न करें, जल्दी ही इसको महाग्राम के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, जल्दी ही कर लिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भगवान दक्ष प्रजापति महाराज की, गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार है। आपने इस उमस भरे वातावरण में उपहारों की बौछार के माध्यम से जो शीतलता प्रदान की है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। अभी भी बैठ जाइएगा, कार्यक्रम अभी शेष है, 5 मिनट का और समय दीजिएगा। जिला प्रशासन के मुखिया मान्यवर श्री प्रदीप कुमार दैया जी IAS, जिन्होंने बहुत ही शानदार इंतजाम के माध्यम से इस रैली में अपना योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का, साथ में श्री दीपक सारण जी IPS SP साहब, जिन्होंने पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आग्रह करूंगा डॉक्टर रमेश कुमार आर्य जी से, कृपया आप आएं और सभी का धन्यवाद अदा करें।